सबसे पहले तो मैं आप तमाम मीडिया के दोस्तों का शुक्रगुजार हूं कि आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने आए। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि जितना बोलना था बजट के मुतल्लिक वो हाउस के अंदर मैं बोल चुका हूं। मैं बजट के मुतल्लिक बोलने से पहले बिलखसूस अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हुए तमाम अफसरों को इस बजट की कामयाबी पे मुबारकबाद और शुक्रिया पेश करना चाहूंगा। इन्होंने वाकई इसकी तैयारी में बहुत मेहनत की है और उसके साथ साथ महकमों को जिस तरह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मेरे साथियों ने संभाला, इन सबों की कोशिशों का नतीजा है कि हम इस मौके पे पहुंचे हैं। जैसे संतोष वैद्य साहब ने कहा, तमाम मुश्किलात के बावजूद और जम्मू कश्मीर के कमजोर माली हालत के बावजूद हुकूमत की मुकम्मल कोशिश रही है कि सबसे जरूरतमंद लोगों को हुकूमत के तरफ से एक राहत मिले। कोई बजट अपने आप में एक आइसोलेटेड डॉक्यूमेंट नहीं होता है, ये एक सीरीज रहता है हुकूमत के तरफ से। ये बजट भी इकलौता एक अपने आप में डॉक्यूमेंट नहीं है, इसको आपको पिछले साल के बजट के साथ लेके चलना होगा क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो एक सीरीज में जो है मेजर्स लेती हैं और इम्प्लीमेंट करती हैं। तो जो वेलफेयर, जो पीपल फ्रेंडली अप्रोच हमने पिछले साल अपने बजट के दौरान उसकी बुनियाद डाली, उस बुनियाद पे अब आहिस्ता आहिस्ता हमने इमारत खड़ी करनी शुरू की। लेकिन एक जिम्मेदार हुकूमत होने के नाते ऐसा भी नहीं है कि हम अपने इलेक्शन में किए हुए वादों को एक ही दिन में पूरा करने के लिए जम्मू कश्मीर के खजाने पे बहुत ज्यादा बोझ डालें या बहुत ज्यादा कर्जा उठाएं या और पैसा कमाने के लिए हम नए नए तरीके अपनाएं। कोशिश की कि जितना है उसी का हम सही इस्तेमाल करें, थोड़ा सा और कमाई अपनी बढ़ाएं, थोड़े से जो हमारे जहां जहां नुकसान है खासकर बिजली में, हमारी मुकम्मल कोशिश है कि जो हमारे लॉसेज हैं उनको कम किया जाए, जो हमारे रेवेन्यू रियलाइजेशन है उसको बढ़ा दिया जाए ताकि बचा हुआ पैसा जो है वो लोगों के राहत के लिए इस्तेमाल हो। इस साल स्टेट असिस्टेंस, सेंट्रल असिस्टेंस, ये शासकी का जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए स्पेशल असिस्टेंस फॉर स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये जो जम्मू कश्मीर पे इस साल से लागू हुआ, जिसके लिए मैं मरकज की हुकूमत का शुक्रगुजार हूं, उससे भी हमें कुछ नए मौके मिले लोगों की खिदमत करने के। लेकिन जैसे मैंने बजट के दौरान कहा और आपसे फिर कहा, ये एक सिलसिला है। सिलसिले में पहली जो उसकी शुरुआत पिछले साल हुई उसको हमने आगे बढ़ाया और जैसे जैसे हुकूमत की कार्रवाई चलती रहेगी हम इस सिलसिले को और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन शुरू में इतना ही कहते हुए अब मैं डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट करें और हमारी कोशिश रहेगी कि आपके सवालों के हम जवाब दे दें। थैंक यू सर। विद योर परमिशन वी नाउ ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस। फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन प्लीज रेज योर हैंड एंड प्लीज आइडेंटिफाई योरसेल्फ, your name of your organization before asking a question. Please keep your question to brief so that we can accommodate a large number. Yes, so we can start. Yeah. उमर साहब, मेरा नाम अजय है, मैं एबीपी न्यूज से हूं। आपने असेंबली में भी अपनी स्पीचेस में रिपीटेडली ये कहा है कि जो पिछला साल रहा है आपके लिए चैलेंजिंग रहा है। मैं सर आपसे सिर्फ एक जवाब चाहता हूं कि एज चीफ मिनिस्टर आपके लिए साल 2025 में सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? 2025 में दो बहुत बड़े मुश्किलात का हमने सामना किया। एक
बैसरन में जो हमला हुआ, हमले में कई कीमती जानें जो हैं वो चली गईं और उस हमले ने दो मुल्कों के दरमियान एक जंग की सूरत पैदा हुई। उस तमाम अनसर्टेनिटी के माहौल में कोई ऐसा सेक्टर नहीं है हमारी इकोनॉमी का जहां पे हमें धक्का ना पहुंचा हो। आप हॉस्पिटैलिटी देखिए, आप इंडस्ट्री देखिए, आप सर्विस सेक्टर देखिए, जिस भी सेक्टर को आप देखें तो जो हम उम्मीद लगाए बैठे थे पिछले साल कमाई की, वो सारा रह गया। तो वो एक मुश्किल दौर था हमारे लिए। और फिर जो साल के बीच में सितंबर अक्टूबर के आसपास जो सैलाब का सिलसिला बना पूरे जम्मू कश्मीर में, लेकिन बिलखसूस जो जम्मू के कुछ इलाकों में बारिशों की वजह से जो नुकसान हुआ, वो भी हमारे लिए एक मुश्किल दौर रहा। उसमें जो मरकज ने हाल ही में 1430 करोड़ का एक पैकेज शासकी के तहत परमानेंट रिकंस्ट्रक्शन के लिए अब जम्मू कश्मीर के लिए ऐलान किया है, अब उन पैसों का सही इस्तेमाल करके हम यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन का सिलसिला जो है उसको ठीक ठाक आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये दो बड़े चैलेंजेस थे हमारे लिए। उम्मीद करते हैं, क्योंकि पिछले साल जब हम इसी तरह इसी हॉल में पोस्ट बजट आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो माहौल अलग ही था। उस वक्त ना पहलगाम का किसी ने सोचा था तो ना फ्लड्स का। अब इस साल हमारी उम्मीद है कि ये साल अगर हमें ठीक ठाक मिल जाए तो जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को हम एक स्टेबल और एक स्ट्रांग फुटिंग पे जो है उसको ले जाने में हम कामयाब हो जाएंगे। सर, मैं रजत बोरा हूं जी न्यूज से। दो सवाल हैं सर। पहला ये कि कई सारे जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं जम्मू कश्मीर में। आपको लगता है कि जो केंद्र सरकार ने जो इंडस वाटर ट्रीटी अभियान में रखी है उससे कहीं ना कहीं सरकार को फायदा हुआ है, और कई सारे जो प्रोजेक्ट जिसमें डिले होता था या जो फंड्स है उसकी कमी हो जाती थी या एक्सीड हो जाता था एक्सपेंडिचर, उसका जो है वो फायदा कहीं ना कहीं सरकार को मिला है उसे एमपीएस में रखने में। दूसरा सवाल सर, can I finish the first one? Otherwise, I will not be able to. I might forget the question. Then अब इंडस वाटर ट्रीटी का जम्मू कश्मीर को फायदा मिलना चाहिए, मतलब उसके अबेंस का, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। जिन पावर प्रोजेक्ट्स के हवाले से आपने बात की, चाहे रतले हो, कीरू हो, क्वार हो, पकलडुल हो, वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं। उनके स्कोप को, उनके डिजाइन को, उनका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है उनमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो इंडस वाटर ट्रीटी के एबियंस में रखने से इन प्रोजेक्ट्स में जनरेशन कैपेसिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा। आगे जाके हम जो नए प्रोजेक्ट्स अगर बनाने जाएंगे उनमें अगर इंडस वाटर ट्रीटी का जो हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन थे अगर वो ना रहें तो जरूर आगे जाके हमें फायदा मिल सकता है। हाल ही में मतलब हमारी ये सोच है और ये कोशिश है, क्योंकि पावर प्रोजेक्ट्स को बनते बनते बहुत टाइम लगता है। कम अरसे में हम दो चीजों पे फायदा फौरी तौर हासिल कर सकते हैं। एक, अगर वुलर के पास सोपोर में तुलबुल नेविगेशन बैराज बने जिससे कि जहलम में हम पानी जो है और ज्यादा रख पाएं, उससे दो फायदे हैं हमें। एक तो जहलम को हम नेविगेशन के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे, वुलर को हम बचा पाएंगे, और डाउनस्ट्रीम जितने भी हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, लोअर जहलम, उरी 1, उरी 2, इनमें जनरेशन कैपेसिटी जो हमारी बढ़ जाएगी। ये एक। और दूसरा, अगर अखनूर के पास पानी हम चिनाब से निकाल के जम्मू शहर को सप्लाई करना शुरू करें तो जम्मू में जो पानी की किल्लत रहती है उसको हम दूर कर पाएंगे। तो इंडस वाटर ट्रीटी का अभी तक पावर सेक्टर पे कोई खास असर पड़ा नहीं है। अगर फायदा हमें किसी चीज का हुआ है तो शासकी का हुआ है। जैसे फाइनेंस सेक्रेटरी साहब ने अपने प्रेजेंटेशन में आपको कहा, जो हम अपना शेयर इक्विटी का इन प्रोजेक्ट्स के लिए देते थे जिनका मैंने अभी जिक्र किया, वो पैसा इकट्ठा करने के लिए हमें थोड़ी सी मुश्किल का हमें सामना करना पड़ता था। अब शासकी के तहत ये इक्विटी कंट्रीब्यूशन जो है जम्मू कश्मीर की तरफ से हम न सिर्फ वक्त पे बल्कि इस बार वक्त से आगे, इसलिए अगले साल के लिए हमने कोई प्रोविजन रखा ही नहीं, क्योंकि अगले साल का ये इक्विटी कंट्रीब्यूशन हमने इस साल निपटा लिया है। तो अगर फिलहाल हमें पावर प्रोजेक्ट्स में किसी चीज का फायदा हुआ वो शासकी का हुआ है।
आगे जाके इंडस वाटर ट्रीटी का हो, ये हमारी उम्मीद है। सर, छोटा सा दूसरा सवाल था कि कल आपने भले ही मजाकिया अंदाज में बट कांग्रेस को ये कहा कि कई बार जो है वो जरूर वो आनाकानी करते हैं कि केंद्र सरकार के जब आप थैंक यू करते हैं, आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं अड़चन बनती है आपकी सरकार के लिए कि आप असिस्टेंस मांगे या आगे कोई बन सकती है? मुझे बचपन में कुछ सिखाया ना गया हो, लेकिन तमीज जरूर सिखाई गई है और मैं बदतमीजी नहीं करूंगा। अगर जम्मू कश्मीर के लिए किसी ने अच्छा किया, मैं शुक्रिया करूंगा। मैं बार बार कई चीजों के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का शुक्रिया करता हूं। जब मैं 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के हवाले से बात करता हूं, उनका शुक्रिया करता हूं। जब मैं 4 लेनिंग ऑफ नेशनल हाईवे के हवाले से बात करता हूं, उनका शुक्रिया करता हूं। कई चीजों के लिए मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का शुक्रिया करता हूं। अब अगर जम्मू कश्मीर में इन दिनों सैस्की का प्रोजेक्ट सैस्की का हमें मिला, तो अगर मैं वजीर आजम का शुक्रिया ना करूं तो गलत होगा। जो एडिशनल फंडिंग हमें मिलती है फाइनेंस के तरफ से, जिसमें होम डिपार्टमेंट का हमें सहयोग मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, अगर मैं होम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फाइनेंस मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया ना करूं तो ये गलत होगा। मैं ये शुक्रिया किसी को खुश करने के लिए नहीं करता हूं। मैं समझता हूं ये अच्छी तमीज है। किसी ने जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा किया हो, मैं उनका शुक्रिया करूं। लेकिन ये जो मैंने कहा ये मजाक, क्योंकि करा साहब ने भी थोड़ी सी हमें तुरस देने की कोशिश की तो मैंने भी थोड़ा बहुत उसका जवाब दिया। हाउस में ये चलता रहता है, लेकिन इसमें आप इसको और संजीदगी से मत लीजिएगा। रिपब्लिकन सर, गुरसिमरन फ्रॉम रिपब्लिक। सर, 2 छोटे से सवाल रहेंगे। सर, पहला सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर में आज आपने बजट पेश किया, जो टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल इनकम जम्मू कश्मीर की रहती है बजटरी नीड्स के अकॉर्डिंग रफली 25/1/4 जो है वो हम अपनी यहाँ से लेते हैं, लेकिन मोस्टली डिपेंडेंस हमारी सेंटर पे ही रहती है, जो सेंटर से फंड आए। तो कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ हम देख रहे हैं सर, जो प्लान किए हैं गवर्नमेंट ने, सो दैट कि जो यहाँ से पैसा जनरेट हो वो स्टेट के लिए यूज हो पाए। और सेकंड क्वेश्चन अभी पूछ लो सर बाद में। वो तो बजट के दौरान भी और अभी फाइनेंस सेक्रेटरी ने भी आपसे कहा कि हमारी कोशिश है कि हमारे रेवेन्यूज जो हैं वो बढ़ जाएं, हमारे लॉसेस कम हो। हमारी सबसे बड़ी जो है, अगर आप जो हमारी फिक्स्ड एक्सपेंडिचर है वो आप छोड़ दीजिए, सैलरीज पेंशन्स वगैरह वो तो है ही है, लेकिन जो हमारे बिजली में लॉसेस हैं उनको हम कम करें। अब आप देखिए आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम किया जा रहा है। 9% हमने अपने AT&C लॉसेस कम किए हैं, 16% हमने अपनी रेवेन्यू रियलाइजेशन जो है वो बढ़ा दी है। ये सिलसिला हम जारी रखेंगे ताकि बिजली में जो हमारा नुकसान है उसको हम बिल्कुल क्लियर करें। इसके साथ साथ अपने रेवेन्यूज को बढ़ाने के लिए इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर में 25-26 हमने 7 अपने लाइमस्टोन के जो माइनिंग के लिए दिए हैं ब्लॉक्स ई ऑक्शन के लिए, उसमें अच्छा खासा हमें रेवेन्यू मिल जाएगा। इंडस्ट्री और फले फूले उससे हमें कमाई मिलेगी। हमारे जो छोटे इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं MSME, उनकी सबसे बड़ी शिकायत ये रहती थी कि परमिशंस यूनिट्स अपने चालू करने के लिए उसमें बहुत वो दरबदर के ठोकरें खाते थे। तो इस बार हमने सेल्फ सर्टिफिकेशन के बुनियाद पर उनसे कहा है कि 3 साल तक आपसे कोई ये नहीं मांगा जाएगा, आप सेल्फ सर्टिफिकेशन करिए और अपने यूनिट्स चालू करिए। हमें उम्मीद है कि उनके यूनिट्स चलें तो उससे भी जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को फायदा मिलेगा। लेकिन ये एक सही बात है कि जम्मू कश्मीर की डिपेंडेंस जो है सेंटर पे है, आगे जाके हम उसको कितना कम कर पाएं ये हमारे लिए एक चैलेंज है, लेकिन हमारी कोशिश जरूर रहेगी। वैसे दूसरा सवाल, आज 6 तारीख को आपने बजट पेश किया, लेकिन एक दिन पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा, रिपीट किया कि जो कश्मीर है हमारी शेरग है और जल्द ही कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होगा। किस तरह से देखते हैं? हम पाकिस्तान के हिस्से होंगे, जो उनके पास है वो उनसे संभलता नहीं, हमें लेके क्या करेंगे वो। अब और वैसे भी मैं जानता हूं ना, अब आपके चैनल को बजट से कोई लेना देना नहीं। जो बजट पे आपने मुझसे सवाल पूछा आपका चैनल दिखाएगा ही नहीं। आप किसी तरह मुझे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मामले में जो है घुसा देना चाहते हो ताकि आपको कुछ मिले। ये बजट के मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कभी बाहर जाके बात करेंगे तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के मसले में आप मुझे उलझा लो, मैं भी उलझ जाऊंगा, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं। I request everyone to please limit your questions to budget only. This side. This side. This side. Hello, I am Anil Bhatt from PTI. Jammu Kashmir has been actually the hydropower economy.
Will your government focus on the hydropower economy? That's almost 1 lakh crore economy. Jammu and Kashmir is not a hydropower economy. When has Jammu and Kashmir been a hydropower economy? We have potential in hydropower, but our economy gets almost nothing in terms of actual earnings from hydropower. Maybe going ahead, when all our projects come on stream, when all the power is ours, it's possible that hydropower will change the focus of the J&K's economy. But as you know, hydropower is incredibly capital intensive and all that investment is upfront. Therefore, trying to get hydropower generation is not an easy thing to do. Jammu and Kashmir's economy is largely agrarian. Our economy is hugely dependent on agriculture, horticulture, allied services, which is why in this budget there is a particular focus on agriculture, on horticulture, on improving productivity, on dairy. Whether you noticed or not, there is a huge move towards growing our capacity in the dairy sector, both in terms of generating or producing more milk, but in terms of processing milk. I mean, when you sit and see the comparison between Jammu and Kashmir, where we process 40% of our milk, with a state like Gujarat, which processes close to 90% of the milk, you see the difference that exists. So while hydroelectricity is an important part of the infrastructure of Jammu and Kashmir, the economy is for us is to be focused on horticulture, agriculture, industry, tourism, handicrafts, things like that. Yeah, thank you. Good afternoon, sir. Myself Samiksha Verma from Universal News Timeline. सर, आज आपने बजट में डेली वेजेस को लेकर बात की. पिछले साल भी बजट में डेली वेजेस की बात की गई थी, कमेटी बनाई गई थी उसको लेकर, लेकिन आपने बोला है कि फेज मैनर के तहत जो है डेली वेजेस को जो है रेगुलराइजेशन पॉलिसी जो है वो बनाई जाएगी. क्या उम्मीद लगाएं डेली वेजेस की, कब तक जो है ये रेगुलराइजेशन पॉलिसी जो है वो बनेगी? क्या अब डेली वेजेस की जो उम्मीद है वो पक्की होगी या नहीं? मैम, जैसे मैंने कहा, मुझे नहीं लगता है ज्यादा वक्त लगेगा कमेटी को अपने रिपोर्ट फाइनल करने में. जैसे ही उनका रिपोर्ट फाइनल हो जाता है, एक फेज्ड मैनर में ओवर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम इनके रेगुलराइजेशन हम कर लेंगे, क्योंकि वही इनके साथ इंसाफ है. और हम चाहते हैं कि एक ऐसे तरीके से हो कि कल को ये अदालत में ना फंसे. कल को ये अगर हम करना शुरू करें और कोई इस चीज को अदालत में ले जाएं और सिलसिला रोक दें, तो ये उन लोगों के साथ भी मुश्किल होगा और हमारे लिए भी. तो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, एक वेल कंसिडर्ड तरीके से, जैसे मैंने कहा, एक फेज्ड मैनर से इनका रेगुलराइजेशन का सिलसिला जो हमारी हुकूमत में हो जाएगा. उमर साहब, अजय जंडियाल, न्यूज एक्स और इंडिया न्यूज से. आपने कहा कि एग्रीकल्चर और टूरिज्म ऐसे कई सेक्टर हैं जिससे जम्मू कश्मीर की तस्वीर और तकदीर बदल सकती है. बेसिकली जो दूर दराज के इलाके हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर के रिलेटेड आप बात करें या फिर टूरिज्म को लेकर, कई ऐसे इलाके हैं जहां तक शायद डिपार्टमेंट्स नहीं पहुंच पाते. अगर पहुंच पाते हैं तो जो लोग करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते. ऐसी क्या पॉलिसी बनाए इस साल से या आगे बनाई जाएगी आपकी तरफ से, जिससे बेसिक जो लोग हैं, ऐसे इलाके जो अनटच्ड हैं, उन इलाकों तक आपके लोग पहुंच सके और लोग जो है इस इकोनॉमी को बदलने में आपके साथ जुड़ सके? दूसरा सवाल एक और पूछूंगा. चलिए, एक्सटेंशन एक्टिविटीज हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की तरफ से हर एरिया में किए जा रहे हैं. कृषि विकास केंद्र जो हैं पूरे जम्मू कश्मीर में फैले हुए हैं. फिजिकल प्रेजेंस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हर इलाके में है. लेकिन उस चीज के अलावा टेक्नोलॉजी पे एक बहुत बड़ा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि हमें लगता है कि अब हर किसी के पास अब स्मार्टफोन है. बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन या डेटा कनेक्शन नहीं है. तो दूर दराज इलाकों में जिन किसानों की आप बात कर रहे हो, उन तक अगर हमारे एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के एक्सटेंशन वाले नहीं पहुंचते या डिपार्टमेंट वाले नहीं पहुंचते हैं, हमारे ऐप्स जो हैं, हमारे डिजिटल सर्विसेज जो हैं, वो पहुंचाए जा सकते हैं. इसलिए बजट में आपने देखा होगा एक खास तवज्जो एग्रीकल्चर के इन सर्विसेज को किसान तक पहुंचाने का, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो किस तरह किया जाएगा इस साल, उसके लिए हमने जो है एक प्रोविजन बजट में रखा हुआ है. थैंक यू. दूसरा, आपने कल एक जिक्र किया था अपनी स्पीच के दौरान
कि टूरिज्म की वजह से कई इलाके हैं जो अभी भी बंद हैं, टूरिस्ट वहां जा नहीं पा रहे हैं, केंद्र सरकार उस पर करेगी। लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को साथ रख के कुछ ऐसा किया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट क्लेम करती है, यूनियन गवर्नमेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस की अब जम्मू कश्मीर से टेररिज्म की ओर जो युवा पहले शामिल होते थे उनमें कमी आई थी। हालांकि कल आपने कहा कि जो दिल्ली में हुआ उसमें उसको लेकर लगता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का कोई रोल इसमें होना चाहिए, और उसके लिए आप अपनी तरफ से, क्योंकि आप सरकार में, क्या करेंगे? हम पॉलिटिसाइज नहीं करें तो बेहतर होगा। ये एक सिक्योरिटी रिलेटेड मामला है। पहलगाम के हमले के बाद इलाके बंद किए गए, अब हालात साजगार हैं, ठीक हैं, उनको दोबारा खोल दिया जाना चाहिए। अब इत्तेफाक से होम मिनिस्टर साहब यहाँ जम्मू में ही हैं। कल डेवलपमेंट को लेके उनकी एक मीटिंग है, मैं भी उस मीटिंग में शामिल होऊंगा। तो ये बात जो बंद टूरिस्ट के इलाके हैं उनको दोबारा खोल दिया जाए, उस पर उनके साथ बात जरूर होगी। लेकिन इसको हम, जैसे मैंने कहा, पॉलिटिकल दायरे से बाहर ही रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। Good afternoon, Chief Minister Saab. This is Sunil Bhatt from the India Today Group. Chief Minister Saab, you spoke at length about healthcare. You even made many announcements in your budget speech. Sir, as you yourself admitted that, our hospitals, government hospitals in Jammu and Kashmir are overburdened. That's why you, in your speech, you said that new hospitals are going to come up, emergency hospitals in Uri, in Poonch, and cath labs are also going to be set up. More medical seats have been added. But Mr. Omar Abdullah Sahab, as far as Jammu and Kashmir is concerned, still we see that a lot of people have to go outside Jammu and Kashmir for better treatment when it comes to serious ailments. Private players are not coming to Jammu and Kashmir. In Srinagar, I think a couple of hospitals have opened, but in Jammu region, major private players in healthcare sector are not coming. What is the reason for that? Because some time back there was even an MOU that was signed between a major hospital and J&K government. We are not seeing major private players in the healthcare sector coming to Jammu and Kashmir. Is your government going to explore this particular issue? What are you going to do? Actually, it's a misconception that we don't have private healthcare options here. We don't have the big fancy corporate hospital private healthcare options here. Yes, I don't have an Apollo or a Medanta or something like that. But there is private healthcare in Jammu and Kashmir. It is actually more vibrant than perhaps other parts of the country. It is small, it is generic, it is indigenous, and it is easily accessible, and it's cheaper. I'm not one for chasing these big hospitals, because I know what happens to patients in some of these hospitals. They go in complaining of a headache, and unless they get their feet x-rayed, the hospital is not satisfied with the treatment meted out to them. So if somebody wants to come and set up a private hospital, by all means come. But I'm not one of those who's going to go out looking for them because I want to show a big name. I'm much happier, improving the infrastructure in government hospitals so that people don't have to look for big private hospitals. I'm much happier ensuring that AIIMS Jammu and AIIMS Kashmir are able to function, that our government medical college hospitals are strengthened. And that is what this budget was about. If somebody wants to come and set up a big private hospital, by all means, wherever the government can help you, we will. But I'm not going and knocking on their doors and trying to bring them. Good afternoon, sir. Pradeep Datta from NDTV. I've got two questions. One, that tomorrow you'll be meeting Home Minister. What are the 2-3 important things that you will be asking and discussing with Home Minister when you'll be meeting? And the second question is... Okay, let me answer your first question first. If I had to ask the Honorable Home Minister something through you, then I wouldn't need to meet him tomorrow. I would just tell you and you could convey it to him. And therefore, I think proprietary demands that anything I have to say to the Honorable Home Minister, I say to him directly. And then if it's something I can share with you, I'll share with you after that. But I most certainly will not be telling you beforehand what I'm going to tell him, because I don't think that's the correct way of doing it. Now your second question. You had pointed towards the contradiction. Yesterday? Yesterday while you were addressing inside the assembly, you said, I'm not talking about this particular question, I'm talking about something else. Because you said that the government of India is saying that no local youth is joining terror ranks.
You said if that is the reality, that there had been the white-collar terrorists who had been responsible for the Delhi blast. So now my question to you is, whom you blame for that white-collar terrorism that led to the radicalization of these doctors, that led to the Delhi blast? You think it has been the alienation, or when the subject of the press conference is not post-budget press conference, I'll be more than happy to discuss all these things with you. I think there's hardly an event that I do where most of you do not come, and then I end up stopping and talking to you. But I'm not going to suck the oxygen out of this press conference by making it about India, Pakistan, or terror, or anything else, because this is not the purpose. Your channels couldn't care less about the budget. It's not about channels. You want to drag me into a subject that I'm not going to get dragged into. Therefore, please leave it. Anything that I have to say on this matter, I'll do it, but not in this press conference. Thanks for not answering, but yes, we always believe that our Chief Minister is capable and competent of answering any question. That's one of the reasons we take sometimes liberty. Sir, no, that we just... No, you can take as many liberties as you like. I have always said that you have every right to ask any question you want. It is my right to decide whether I want to answer it or not. And in this case, I've chosen not to answer it. Lady in the center. So, this is Himani Kandhari from JK News Today. Do you have any special plan to make Jammu Kashmir self-reliant, and what are those? If you're asking me, do I have a magic wand that I can wave to make Jammu and Kashmir self-reliant, then the honest answer to that is no. That said, if you look at last year's budget and this year's budget, we are working to improve Jammu and Kashmir's economic standing. And there is no one particular thing that you can do for it. It touches across all sectors. It touches both your expenditure as well as your income. It takes targeted interventions for it. And these budgets have all been directed towards that. But there isn't one specific thing I can tell you, other than the fact that at some point, whether in the life of this government or in the life of a future government, I would like and I hope that all of us get to see a Jammu and Kashmir where you're not dependent on the center for more than is your due share. I mean, one of the points that was raised was that our income is only so much, and therefore you forget that other than what we earn, there is also what is automatically due to us. That is our right. So as long as that is enough to sustain us, that's what we should aim for, but I don't have a particular point that I could tell you that we would be implementing. So there is a problem we see here in J&K that silent migration is happening. What do you want to say on this? Like our students, our young youth are going outside for studies, for jobs. No, I mean, movement of people is never a bad thing. Movement of people, I don't think we should closet ourselves or live in silos. If our students go out and study and come back, I don't think it's a bad thing. I would be sort of disturbed if our investment was moving out, if productive assets were relocating from here. But if somebody wants to go out, improve themselves, study, come back, do something here, I don't think it's a bad thing per se. And it's happening all across the country. But they are not coming look, back. you forget, a lot of people come here to study. Look at, all your universities. And I'm not just talking about the IIT, IIM or Sri Mata Vaishno Devi. Look at your SCOST Kashmir, SCOST Jammu. See how many students there are from outside of J&K studying there. Go to Kashmir University, Jammu University. See how many students from outside J&K are studying there. So there's this churning of people. I don't believe it's a bad thing. Thank you, sir. I request once again, please have one question at a time. Please. Yeah. Good afternoon, sir. This is Shuchi representing Greater Kashmir. Sir, I have two questions. You will have to be a little louder. Good afternoon, sir. This is Shuchi representing Greater Kashmir. I have two questions. One related to budget, like you have announced 6 free gas cylinders. So my question... I'm sorry, but I can't understand a word of what you're saying.
Good afternoon. Is it audible now? Yeah, that much I understood. Please, Okay. from Greater Kashmir. That Yeah. much I got. After that, Okay. So my question, I have two questions. First relates to six free gas cylinders. So my question will be like, will it also be dependent on this some central scheme like it happened in case of free power units? why are you worried And about secondly- that? Sir, secondly, I mean, honestly, what does it matter to you where it comes from? As long as somebody gets it for free. How we fund it, how we make it available, that is of no concern to you or for that matter to the person who's getting it. right. Their only concern is have they got a cylinder and have they had to pay for it. Okay. So please leave that to us as to how we will do it. All I will tell you is that we won't transfer this burden onto anybody else. Okay. I won't be making you or anybody sitting here pay for those cylinders. That you rest assured. I'm not going to raise your prices so that somebody's cylinder is paid for. Don't worry. Sir, secondly, Ma'am? during your after taking over as the Chief Minister, during one of your maiden interactions with the news agency, National News Agency, you had stated that in case we don't get statehood very soon, which I hope we are not going to get very soon, then I have a plan B. So my question is whether what is your plan B, and if you don't want to disclose it, whether it is under implementation right now? Well, one, what does this have to do with the budget? And two, what channel do you have that I don't have, that you have decided that we're not going to get statehood and therefore my plan B becomes of utmost importance to all of you? I have not arrived at the conclusion that we're not getting statehood and therefore my plan B now has to become a plan A. I am still very hopeful that the commitment made to Jammu and Kashmir will be kept. And therefore, everything else is an academic question and not the subject of this press conference. Mic runners, please give only for one question, then please take back the mic. Ma'am, please. Yeah. नमस्कार सर, मैं रति हूँ बाहु एक्सप्रेस से। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि एटलीस्ट 2 to 5 जो है हमारे आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स पक्के कर दिए गए हैं, उनको नौकरी मिल गई है। पर सर बात उन लोगों की है रहबरे खेल, एनवाईसीज और हैबरे जंगलात, उन लोगों के लिए आपके पास क्या प्लानिंग है कि कब तक उनको किया जाएगा पक्का और क्या मैंने 2700 या 1500 रुपए से ज्यादा वो अपने पास जेब में रख नहीं पा रहे हैं, उनसे उनकी नौकरी नहीं चलती, उनका घर नहीं चलता, लगातार उनका यही सवाल होता है। आपका क्या कहना है? और जो जवाब मैंने आपको देना था वो बजट के जरिए मैंने कहा हुआ है कि जहां रेगुलराइजेशन की बात होगी, जो भी जब कमेटी अपनी रिपोर्ट जो है फाइनल करके हमें दे देगी, एक फेज्ड मैनर में प्लान्ड तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से हम रेगुलराइजेशन का काम जो है वो शुरू कर लेंगे। This side. Wait a second, just a second. सर, Just a second. आदर्शपाल गुप्ता, पीपी न्यूज लाइन। अभी आपने कहा कि बाहर से हॉस्पिटल यहाँ आने चाहिए। अपोलो हॉस्पिटल यहाँ आ रहा था, MOU साइन हुआ, और उससे जो जमीन अलाट की गई वो पहले ही अलाटेड थी, वो कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। अगर ऐसा ही रुक रहा तो किस तरह से बाहर के हॉस्पिटल यहाँ आएंगे? अगर उनको वो जमीन नहीं लगी तो हम कहीं और जमीन दे देंगे। उन्होंने तो हमसे किसी इस मुतालिक बात भी नहीं की। अगर आके मिले होते, बात की होती, अगर उन्होंने कहा होता कि जमीन का मसला है, उनको कहीं और जमीन चाहिए, हम दे देते। लेकिन अभी तक अपोलो हॉस्पिटल्स के तरफ से जमीन को लेके यहाँ अस्पताल खोलने के लिए मेरे से न हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से इस मुतालिक कोई बात हुई। बात करेंगे तो जरूर उसका हम हल करके उनको दे देंगे। सर प्लीज, अब कोर्ट में चल रहा है तो उसका मैं यहाँ जवाब दे नहीं सकता हूँ ना, वो तो कोर्ट और कंपनी के दरमियान है। सर समीर भट्ट हूँ, न्यूज़ 18 से। आज जब आपने बजट पढ़ना शुरू किया तो एक शेर से शुरू किया, तो आपने कहा कि बोझ बहुत है लेकिन चलते जाना है। कल भी आपने जब अपनी तकरीर की LG एड्रेस पे, तो आपने ये कहा कि यूटी में काम करना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, और मुझे नहीं पता कि मैंने मैनिफेस्टो क्यों बनाया था, लाइक दैट। मैंने मजाक में मैं आपसे सवाल, आप कॉन्टेक्स्ट को ही बदल रहे हो। सवाल मेरा सर ये है कि अपोजिशन ये कह रही है कि ये मजाक है, मतलब बजट के बारे में कह रहे हैं। हाँ, तो मैंने मजाक में ही तो कहा। आपसे सवाल मैंने तो हंसते हुए कहा। चैलेंजेस बहुत हैं। देखिए, डेलीवेजर्स का चैलेंज है, आपको प्रोमिसेस में जो गैस सिलेंडर्स देने हैं, आपको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करनी है, आपको आप सवाल कर रहे हो या तकरीर कर रहे हो ना? मेरा सवाल ये है कि आप किस तरह से आगे करेंगे और अपोजिशन की जो बातें हैं उनको क्या जवाब देंगे?
ऑपोजिशन का काम क्या है वो उनके नाम से ही तो पता चल जाता है ना। दे आर कॉल्ड द ऑपोजिशन फॉर व्हाट? बिकॉज दे हैव टू अपोज। आप कुछ अच्छा करोगे वो उसमें भी खराबी निकालेंगे। उनका काम है ना, उनकी मजबूरी है, क्योंकि जहां हम बैठे हैं वहां पे वो बैठना चाहते हैं, लेकिन अभी तक बैठ नहीं पाए। तो इसलिए हम जो भी अच्छा करेंगे उनकी आंखें बंद होंगी। अगर हमसे कोई कोताही हुई, कोई कमी रही, उस चीज को वो उछाल के पेश करेंगे। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमने जितना किया इन 1-1.5 साल में, शायद ही ऑपोजिशन उम्मीद कर रही थी कि हम करेंगे। उनको तो लग रहा था कि पहले दिन से हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन कतरा कतरा हम अपने वादे जो हैं पूरे कर रहे हैं और करते रहेंगे। इसीलिए वो बौखला गए हैं, इसलिए हर चीज को वो बड़ा चढ़ा के पेश करते हैं। मैंने मजाक के तौर पे कहा कि मैं अगली बार मैनिफेस्टो बनाऊंगा नहीं, क्योंकि अब आपने जैसे कल देखा, गवर्नर साहब के खुतबे पे बहस कम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो पे बहस ज्यादा। तो फिर गवर्नर एड्रेस का फायदा क्या? फिर मैनिफेस्टो पे ही डिस्कशन कर लो। मैंने उस अंदाज में कहा, लेकिन वो छोड़ दीजिए हाउस में हम क्या कहते हैं क्या नहीं करते। आप जमीनी सतह पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, और वो हमारे बजट्स में आपको दिख रहा होगा। So with the permission, last 3-4 questions. Yeah, take 2-3 more and we're done. Last one. Oh, third last. मुख्यमंत्री जी, ये वही स्थान है पिछले, मैं यहाँ हूँ जी, हाँ, ये वही स्थान है जहाँ पिछले साल भी बैठे थे बजट देने के बाद। आपकी भी कुर्सी वही है शायद। आपकी भी जगह बदली नहीं, मैं भी इसी जगह हूँ। और तब भी मैंने आपको मुबारक दी थी, मुकद्दस महीना चल रहा था रमजान का, और आपने पानी बिल्कुल नहीं पिया था। बजट आपका लंबा, इसलिए इस साल बदल दिया। बिल्कुल सर, बहुत मुबारक है। अब एक चीज बजट से तो जुड़ती है कहीं ना कहीं, राजनीतिक आपको उमर अब्दुल्ला साहब विरासत में मिले। दादा आपके बाबा कौम एक रिकॉर्ड था उनका, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आपके वालिद हैं। बहुत कुछ आपको विरासत में मिला। इनसे जो विरासत में मिला, एक और बड़ा आगे महत्वपूर्ण जानकारी चाहता हूं, कैसा आपको लगा इन विरासत में जो मिला उसका यहां आपको एज ए चीफ मिनिस्टर क्या लाभ मिल रहा है? ना, मैं इस सवाल का जवाब दे नहीं सकता। एक तो ये आउट ऑफ सिलेबस होगा, और इस सवाल का जवाब शायद मेरे पास है भी नहीं। क्या मिला, क्या नहीं मिला, कितना मिला, कम मिला, ज्यादा मिला, किसी दिन अगर किताब लिखूंगा तब जिक्र उसी में कर लूंगा, नहीं तो कहीं आपसे के साथ चाय के कप पे बैठ के गुफ्तगू और बहस करेंगे। मैं इन सब का इस पे वक्त जाया नहीं करूंगा। सर 1996 से लेकर जब नेशनल कॉन्फ्रेंस पावर में आई, 2/3 मेजॉरिटी में ऐसे लंबे अरसे के बाद चुनाव हुआ। इट वॉज एन रिकॉर्ड इन जम्मू कश्मीर। अल्लाह का करम है, तब से लेकर आज तक मैं विधानसभा का सत्र लगातार कवर कर रहा हूं। अब चाहे घर में बैठ के कर लेता हूं, चूंकि अब नई चीज आ गई है। पहली बार चीफ मिनिस्टर साहब एक मौका मिला है, आपकी रूलिंग पार्टी के 2 वो मंत्री जो जम्मू कश्मीर के माइनॉरिटी से हैं, मगर पूरे विपक्ष को उन्होंने धाराशाही कर दिया। मतलब उनको जैसे कोई गलत करते हैं ऐसे उनको पकड़ते हैं, उनके लिए मुश्किल हो गई है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके जांबाज जो मंत्री खास करके जो अल्पसंख्यक से हैं डिप्टी चीफ, और इन्होंने अभी सर कगवाल जो जगह है वहां पर एक नरसिंह राव का मंदिर है, एक धार्मिक संगठन ने वहां शिक्षा संस्थान शुरू कर दिया है। अब चाहे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब हैं या स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब हैं सतीश जी, इनके इलाके में भी सर बहुत से धार्मिक जो जगह हैं, अगर वहां पर ये कह दें बच्चों को शिक्षा दी जाए, किसी एक संगठन की नहीं, एक एजुकेशन दी जाए, और इन दोनों में इतनी ताकत है सीएम साहब, आप जानते हैं जब इन्होंने विपक्ष को धाराशाही कर दिया तो जो मंदिर वाले इनकी बात या गुरुद्वारे टालेंगे नहीं। क्या कहते हैं सर? ठीक है, वो कर लेंगे ना, कर लेंगे। या नेक्स्ट मैम। सर या मेरा नाम नेहा रैना है, MH1 न्यूज चैनल से। मेरा सवाल ये है कि आपने जिस तरह से जो फ्लड नुकसान हुआ है, अफेक्टेड लोग हैं या नदी नालों के ऊपर जो बजट आप लेके आए हैं,
तो लेकिन क्या वो जो पैसा आएगा जब टेंडर होते हैं तो वो काम उस तरह से सही होता भी है? क्योंकि बहुत बार पैसा आता है और कई बार, अगर मैं आपको एग्जांपल एक देती हूँ कि चौआदी वाला एक नाला है जो ग्रेटर कैलाश की तरफ निकलता है, तो पहले भी उस पे टेंडर पास हुए, काम लगा, आधा काम लगा और एक बारिश होते ही वो सारी दीवारें जो थी, बेडिंग जो थी, वो पानी में बह गई। तो इस तरह से सरकार की तरफ से क्या कोई ऐसी कमेटी बिठाई जाएगी कि जो ये सुनिश्चित करे कि वाकई जो काम है, जो मटेरियल लग रहा है, वो सही है या वो ऐसे ही पानी में चला जाएगा? क्योंकि लोग जो हैं वो, उनका नुकसान होता है, उनके घर तबाह होते हैं, वो बेचारे बर्बाद होते हैं। तो क्या कहती है सरकार इस पर? हमारी मुकम्मल कोशिश रहेगी कि पैसे का सही इस्तेमाल हो, ट्रांसपेरेंट तरीके से इस्तेमाल हो और इंफ्रास्ट्रक्चर और एसेट्स वो बने जो सालों साल तक मौजूद रहें। एक सेकंड मैम, एक सेकंड, विल गिव यू द माइक। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू सर। सीएम सर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। जब आपने बजट पेश किया असेंबली में, आप 2 लाइनें बोली हैं आपने, पर उसी में काफी गहरे शब्द हैं। रास्ता तवील है, बोझ भी भारी है, पर हर सूरत ये सफर जारी है। मैं सवाल इसी में जानना चाहूंगी, कितनी गहराई छुपी है इन शब्दों में। और साथ ही साथ आज मैं बात करूंगी अपने मीडिया कर्मियों के लिए। जब आपने शेर कश्मीर भवन में पहली सीएम बनने के बाद प्रेस वार्ता की थी, लोगों को संबोधित किया था, तो आपने कहा था मैं जम्मू कश्मीर के मीडिया के लिए भी कुछ ना कुछ जरूर पॉलिसी लेकर आएंगे। तो आज सर उम्मीद है, ये मेरी जितनी भी फटर्निटी बैठी है, हमारी बात कौन करेगा? हम जनता की बात करते हैं, जनता के मुद्दों को आप तक लाने की कोशिश करते हैं, पर सर हमारे लिए कौन है? सियासत, सरकारें आती हैं, जाती हैं, नेता लोग बनते हैं, मंत्री बनते हैं, पर सर हमारी बात कौन करेगा? अब सबकी बात आपने कर दी, तो इनको और कोई चाहिए कैसे? आपने बेहतरीन अंदाज में सबकी बात की। स्पेसिफिकली, हालांकि आपके लिए इस बजट में कोई बड़ा अनाउंसमेंट या प्रोविजन रखा नहीं गया, लेकिन तब भी जहां जहां इलेक्टेड गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती है आपके काम को और ज्यादा आसान करने के लिए या आपके मुश्किलात हल करने के लिए, वहां पे हम हैं। लेकिन स्पेसिफिक कोई, अगर आप मुझसे बात सुनना चाहेंगे तो मेरे पास स्पेसिफिक कोई ऐसा ऐलान है नहीं जो मैं यहां पे सुनाऊं। इतना मैं जरूर कहूंगा कि हम भी आपके इतने ही हैं जितने आप हमारे हैं, और हमारे बिना आपका कोई खास काम रहता नहीं है, और आपके बिना हम कोई काम करें उसका कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि लोगों तक पहुंचाने में आप सबका रोल रहता है। तो इसलिए जरूरी है कि आप हमें मदद करें और हम जितना ज्यादा आपको स्ट्रेंथन कर पाएं वो हमें करना चाहिए, जिसके लिए मेरी हुकूमत जो है हम पूरी तरह से कमिटेड हैं। हुआ ये, जिस शहर से मैंने अपनी बात शुरू की थी वो कोई छुपी बात है नहीं है, बोझ है, रास्ता मुश्किल है, लेकिन हम लगे हुए हैं और हम अपना काम जो है वो करते रहेंगे। और आखिर में एक पर्सनल चीज जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं, हम सब के तरफ से जो यहाँ बैठे हुए हैं, आपको और बिलखसूस आपकी बेटी को दिल की गहराइयों से मुबारक, जो आपने उस बहादुर बेटी को उस मुकाम तक पहुंचाया कि वो हेलीकॉप्टर पायलट बन के इस मुल्क की रखवाली और रक्षा कर रही हैं। आप और वो दोनों मुबारकबादी और हमारे शुक्रिया के हकदार हैं। ये बात मैं कहना चाहता था। अब आप सवाल करिए। सर, गुड आफ्टरनून। टेक 1 or 2 more. Yeah, Sanjay, sir, good afternoon. Sanjay Puri from Financial Explorer newspaper. सर, जम्मू मास्टर प्लान 2032 का जो ड्राफ्ट है वो काफी देर से तैयार हो रहा है, तो आपकी कैबिनेट इस ड्राफ्ट को कब पास करने जा रही है और क्या हर्डल्स हैं जिसके कारण ये जो प्लान है वो? कोई हर्डल नहीं है। पब्लिक स्क्रूटनी के लिए डाला गया था, कुछ कमेंट्स आए थे, कुछ उसमें चेंजेस लाने की जरूरत थी। एक इतना बड़ा कॉम्प्रहेंसिव डॉक्यूमेंट जिसमें इतना जम्मू का हिस्सा उसके अंदर आ जाता है, जल्दबाजी इसमें की नहीं जा सकती। लेकिन सिलसिला लगभग कंप्लीट है, जल्दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास आ जाएगा, हम इस पे बहस करेंगे और अगर ठीक लगा हम इसको पास करके फिर आगे नोटिफाई करवा लेंगे। सर, क्या कितना टाइम लग जाएगा सर?
सर कितना अब मैं स्पेसिफिकली आपको कह नहीं सकता हूँ नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग और नेक्स्ट बट सून. Thank you. No, Amir Tandre from ETV Bharat. Sir, one question. As you said that we have agriculture-based economy, and there are reports that agri and horticulture land is shrinking. Sir, what steps you are taking that land should not shrink and we get more economy from that? You can't ban the change of land use. You have to try and make it as difficult as possible, but not make it impossible. Because people have a right to build their houses, they have a right to use the land as they want. But as far as possible, we are doing our best to protect productive agricultural lands. One of the indicators of that is the recent decision of Government of India to suspend the railway projects to Pahalgam and to Shupaiya. Because both those railway lines were taking fertile, productive agriculture and horticulture land for the alignment of those railways. In order to protect that land, we had requested Government of India that the projects be put on hold, and I'm grateful to Ashwani Vaishnav ji. He accepted and acceded to this request, and the projects were put on hold. Similarly, wherever possible, it is our effort and endeavor to reduce land use conversion and grow agricultural land, and specifics and numbers were provided in the budget as to how much agricultural land we have actually added over the last couple of years. Thank you so much. Thank you so much. अब ये आपका कहना सही है और इस पे जावेद राणा साहब के साथ मेरी कई बार गुफ्तगू हुई है कि कनाल के नेटवर्क को हम जितना ज़्यादा स्ट्रेंथन कर पाएं उतना अच्छा है. टाइमली इनकी जो है डीसिल्टिंग होनी चाहिए और डीसिल्टिंग सिर्फ मेन कनाल में नहीं, बिल्कुल टेल एंड तक, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि मेन कनाल में पानी ठीक ठाक आता है लेकिन टेल एंड पे जो किसान होते हैं पानी वहां तक पहुंचता नहीं है और उनको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है. तो एक स्पेशल जो है ड्राइव इसमें मिनिस्टर साहब की तरफ से अपने डिपार्टमेंट का होगा ताकि कैनाल का नेटवर्क जो है वो स्ट्रेंथन हो. और जैसे मैंने इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से जम्मू को पीने के पानी के बारे में बात की, इसी तरह हमारी कोशिश रहेगी कि चिनाब का पानी और ज्यादा हम इरिगेशन के लिए इस्तेमाल कर सकें, खेतों में पहुंचाएं. ये हमारी कोशिश होगी और उम्मीद करते हैं कि इसमें मरकज का भी हमें साथ मिलेगा. थैंक यू सो मच. सवालों का सिलसिला बाहर भी चलता रहेगा, अभी सब यहीं पे है. नहीं ऐसे इंडिसिप्लिन हो जाएगा. नो, इन दोनों को लेने दीजिए और फिर खत्म कर लेते हैं. नो चल, आई टेक 3 बिकॉज देयर इज वन फ्रॉम द वैली हु अदरवाइज नेवर गेट्स हियर. सो विल डू 1, 2 एंड लास्ट. ओके, माइक दे दीजिए. माइक कोई नहीं, आपकी आवाज आ रही है, तब तक आप कर लीजिए. सर, एजुकेशन को लेकर है और सवाल ये है सर कि जो बजट सेशन इस वक्त चल रहा था और उसके बाद आपने जो बजट में कहा कि हम नई रिक्रूटमेंट जो पॉलिसी है एज यूथ के लिए लाएंगे, लेकिन ऑलरेडी जो रिक्रूटिंग बोर्ड्स बने हुए हैं उनके अंदर जो रूल फ्रेम्ड हैं उन फ्रेम्ड रूलों के तहत एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर टीचर्स के ऊपर बार लगाई थी. जो गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब थे उन्होंने एक सैक का ऑर्डर पास किया था. उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट 2012 से आज तक कोई भी टीचर की रिक्रूटमेंट नहीं हुई है. उसके अलावा उसी में एक यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आता है, उसके अंदर भी जो टीचर की रिक्रूटमेंट है वो रहबरे खेल की वजह से बार्ड है और उधर भी कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है. ना ही लेक्चरार की हो रही, सिर्फ बैकलॉग की सिर्फ 24 पोस्टों की रिक्रूटमेंट हुई है. तो रिक्रूटमेंट को लेकर जो यूथ अनएम्प्लॉयड और रिसर्च स्कॉलर पीएचडी वाले लोग रोडों पे घूम रहे हैं सर, उनके लिए इस बजट में क्या था? अब हमने पहले ही बजट में कहा कि लगभग 24,000 जो है पोस्ट जो रेफर की गई हैं उनकी रिक्रूटमेंट को जो है फास्ट ट्रैक किया जाएगा और जैसे जैसे पोस्ट खाली हो जाएंगे हम इनको जल्दी से भरने का काम करेंगे. Reduction in rebate of diesel would it not be a burden on common man? Now the diesel price. आप बाकी हमारे नजदीकी रियासतों के साथ इसको देख लीजिए, तब भी उनसे कम है.
आप हिमाचल जाइए, पंजाब जाइए, दिल्ली जाइए, हरियाणा जाइए, उनकी कीमतें तब भी हमसे ज्यादा हैं। थोड़ा सा तो हमें करना होगा ना। अब मैंने आपसे कहा ना, इस साल हमारे लिए मुश्किल रहा। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि वही 5-10% ग्रोथ होगी, लेकिन पहलगाम और फ्लड्स के वजह से हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इस साल उम्मीद करते हैं कि ग्रोथ जो है वो वापस हम पटरी पे ला पाएंगे। Sir, yesterday you spoke about the sudden removal of the finance secretary, and you said you heard it from the social media. Does such decisions impact overall budget preparation, and what it tells upon the dual? It fortunately it had no impact at all. It was just indicative of how different it is to work in a union territory as a state. But these are the realities of the situation we're working under. If it had an impact, I wouldn't have had a budget ready. I've had a budget ready, and we've been able to put a good budget in front of the people of Jammu and Kashmir. But does such decisions impact overall dual structure of the governance in Jammu and Kashmir? Look, you can't wish away the reality that we are operating under, and that's fine. I've learned to navigate it. I think we're doing a better job navigating it this year than we did last year. That's all I'll say on that. Ma'am, last question, final. Ma'am. क्लियर रोड मैप क्या है, क्योंकि लगातार वो माइग्रेशन के बाद अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि कुछ गवर्नमेंट करे और हम अपनी घर वापसी करें। मैंने तो खास जिक्र कश्मीरी पंडितों के हवाले से बजट में किया। जो हम इकदाम उठाने जा रहे हैं उसके बारे में जिक्र किया, जो पोस्टें हमें भरनी है उनके बारे में भी जिक्र किया, जो उनके रहन सहन के अरेंजमेंट्स हैं उनको किस तरह बेहतर किया जा सकता है उसका भी जिक्र किया। लेकिन जहां तक घर वापसी के हवाले से बात है, वो कोई पैकेज, कोई फंड्स, कोई स्कीम जो है उस चीज को पूरी तरह से मुमकिन नहीं बना पाएगी। मैंने हमेशा ये कहा है कि कश्मीरी पंडित जो हैं वो कश्मीर से बाहर आए क्योंकि उनकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है उनसे छीनी गई। दे फेल्ट अनसेफ living in the valley. They will only be able to go back when that sense of security is restored to them. And that should be our collective responsibility to restore sense of security to the Kashmiri Pandit and all those other people who migrated from Kashmir in late 80s, early 90s, so that they can come back. But in the meantime, my government is doing whatever it can to make their lives more comfortable and to facilitate as many people to come back as possible. One very brief question, please, just very brief. Yeah. Able to spend or even get 1 lakh crore in a financial year. So do you think this year's budget is too ambitious? And at the same time, the opposition is saying that it is a national conference-centric budget. Well, I'm glad it's a national conference-centric budget. I would have been devastated if somebody had told me it's a BJP-centric budget. This is a national conference government. I mean, I'm sorry, but this opposition does not get to have their cake and eat it too. They can't keep telling me you're not filling your manifesto, you're not fulfilling my manifesto, you're not fulfilling your manifesto. And then when I start fulfilling my manifesto promises, then they turn around and say, this is a national conference-centric budget. Of course it is. And it should be a national conference-centric budget. Because Jammu and Kashmir National Conference is the only political party that is spread across the length and breadth of Jammu and Kashmir. Every village, every small habitation will have some presence of Jammu and Kashmir National Conference. We are the only political party that will deliver balanced growth and balanced representation to the people of Jammu and Kashmir. So I am not at all apologetic about this allegation that it's a national conference-centric budget. Now, what was the first part? 1 lakh crores. You know, this is unfortunately an inherited situation. I don't know what the motivation was at that time, but in the PDP-BJP government during Mehbooba Mufti Sahiba's rule, the economy of J&K was suddenly grown from 80,000 crores to more than 1 lakh crores, which was unsustainable. It was unrealistic. There was no basis, in fact, for an economy of that size.
we are actually in the process of undoing the damage that they did. Because that announcement did untold damage to the burden that it placed on the economy of Jammu and Kashmir. I am not chasing numbers. That's why I am not looking to show you that this year's budget size is 10% larger than the last. I have no problem if the budget size is smaller, so long as it is realistic. And for a while it will be small because the police burden, home burden, which used to rest on our budget, has been transferred onto the budget of the Government of India. So we are rationalizing our budget size with a view to ensuring that the numbers that we announce, they make sense, they are real, and they are actually operational. Thank you so much.